गुड आफ्टरनून 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने अभी तक यूरोप में देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर उदारवादी क्रांति शुरू हुई। आज हम पढ़ेंगे कि जर्मनी और इटली का निर्माण किस तरह हुआ। तो जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति में अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया और इस प्रक्रिया में देखा जा सकता था कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बन गए। जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक माना गया, जिसे प्रशा की सेना ने नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में प्रशा को जीत हुई। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और जनवरी 1871 में वासार्य में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसके बाद 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वासारे के महल में बेहद ठंडे शीश महल यानी हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की और इसका पिक्चर यहाँ पर भी दिया है जो बहुत ही सुंदर है। फिर आगे जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया था और नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण कर काफ़ी जोर दिया। प्रशा द्वारा उठाए गए कदम, उनकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बनी रही। अब जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग राज्य साम्राज्य में बिखरा हुआ था और 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था। ये जर्मनी का एकीकरण का यहाँ पर एक मैप भी दिया है, नक्शा भी दिया है। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमोंट ने एक इतावली राजघराने का शासन था उस पर, और उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन आ गया था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन में था। इतावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उनके विभिन्न क्षेत्रीय स्थानीय रूप मौजूद नहीं थे। फिर 1830 के दशक में जिउसेप्पे मैत्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी और उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। कौन सा संगठन बनाया था उसने? उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, उनका प्रसार करने के लिए, उन्हें फैलाने के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन। और 1831 और 48 में क्रांतिकारी विद्रोहों की सफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्य को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट के शासन विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई और इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नज़रों में एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए और इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। और मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों में एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था।
फ्रांस में सार्डिनिया पिडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूल का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमोंट यानी 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों पर हरा पाने में कामयाब हुआ और नियमित सैनिकों के अलावा जूसेप्पे गैरिबॉल्डी के नेतृत्व में भारी सशस्त्र संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनिश शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। इमैनुएल द्वितीय को एकत्रित कर 1861 में एकत्रित कर क्या किया, इटली का राजा घोषित कर दिया। अब इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबॉल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी, ऐसा उन्होंने माना था। अब ब्रिटेन की अजीब दास्तान है कि कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है, ऐसा उनका मानना था। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था और यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। फिर क्या नतीजा था इसका कि 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं और ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अब इसमें कौन कौन से लोग आते थे ब्रितानी में, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश भी मुख्य पहचान जातीय थी और इन सभी जातीय समूह की अपनी संस्कृति थी और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राज्य की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीपीय समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र में से ताकत छीन ली थी और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और इसका नाम क्या पड़ा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ, जिसके बारे में हम आज भी जानते हैं और ये कब हुआ था, 1707। इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्लो सदस्य का दबदबा रहा। ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, जबरदस्त उनका दमन किया गया, उनको सहना पड़ा ये सब। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी और उनमें ये बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। अब आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट यानी ईसाई में 2 वर्ग होते हैं। ईसाई धर्म में एक होते हैं कैथोलिक और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट। धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। तो अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बनाने की सहायता प्रदान की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कैथोलिक विद्रोहियों को निर्ममता से कुचल दिया गया। बोल्टन और यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड और बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और ब्रितानी राष्ट्र का यहाँ से निर्माण हुआ। ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा यानी यूनियन जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। इस तरह से ब्रिटेन का निर्माण हुआ। यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है।